अग्रवाल। तो शुरू करते हैं, अभी सब लोग आ गए हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सो गुड मॉर्निंग अमेरिका एंड गुड इवनिंग भारत। आज की वेबिनार में हम सभी दर्शकों का ओएफबीजेपी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री कपिल देव अग्रवाल जी, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में विकास, कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण मंत्री जी हैं। कपिल देव अग्रवाल जी एक सफल भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वे मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से तीसरी बार के विधायक भी हैं। वे भारतीय जनता पार्टी में बहुत मूल रूप से कार्यरत हैं और वे मुजफ्फरनगर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्हें योगी आदित्यनाथ जी की यूपी सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नियुक्त किया गया था। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत आभार जो आपने हमारे अनुरोध पर यहाँ वेबिनार में ज्वाइन किया। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी और शुक्रगुजार हैं। मैं आपका ओएफबीजेपी यूएसए की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही मैं श्री अशोक बालियान जी, अध्यक्ष पीजेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने का निश्चय किया। बालियान जी अखबारों में बहुत लेख लिखते रहते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं। आज की वेबिनार शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं अपने भूतपूर्व सह अध्यक्ष श्री शुभोदास गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारी टीम को मंत्री जी से परिचय कराएं। उसके पश्चात जो हमारे मॉडरेटर हैं अन्नू जी और भूपेंद्र जी, वो उसके बाद वेबिनार को कंडक्ट करेंगे। सो शुभोदास गुप्ता जी, ओवर टू यू। धन्यवाद करण साहब। गुड मॉर्निंग अमेरिका, गुड इवनिंग भारत। मंत्री जी, फिर से और एक बार तहे दिल से आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन कि आपने आपके कीमती वक्त निकाले हमारे लिए और हम आपके साथ इस कार्यक्रम में जुड़ पाए। मैं ज्यादा वक्त नहीं दूंगा क्योंकि सबका यही राय है कि आपसे हम सुने और आपसे विचार करें। और आप अपनी बात बताइए, उसी में से कुछ जोड़ के आपको बताऊंगा। हाँ जी, एकदम एकदम। और बालियान जी, आपका भी स्वागत है। हमने सुना, नमस्कार, हमने सब कुछ सुना कर्नल साहब से, तो थैंक यू। तो हम जरा हमारे भाई बंधु, हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के सारे जो मेंबर्स हैं, जो भी जुड़ पाए अभी तक, उनका जरा हम इंट्रोडक्शन कर देते हैं। तो मैं शुभो दासगुप्ता, भूतपूर्व को प्रेसिडेंट हूँ बीजेपी यूएसए के, और हमारे साथ मेरे पार्टनर इन क्राइम है घनश्याम ककाडिया, वो भी हमारे को प्रेसिडेंट है, हमारे ही टर्म के। घनश्याम जी, आपका पिक्चर नहीं दिख रहा है, अजय इनको हाईलाइट करेगा। मैं भाई साहब आई कैन सी इट। ओके, तो घनश्याम जी इज देयर। तो उसकी बात जो है, आप सबको पता है कि कर्नल साहब अभी करंट प्रेसिडेंट है बीजेपी यूएसए के। उनके साथ साथ हमारे साथ है डॉक्टर रुद्रनाथ तालुकदार, प्रेसिडेंट इलेक्ट, यानी कि 2027 टू 29। नमस्कार। उसके बाद हमारे साथ है हमारे ट्रेजरर, बहुत ही कठिन ट्रेजरर है हमारे, एक पैसा देते नहीं है। तो उनका नाम है मृण्मय भक्ता। नमस्कार। उसके बाद हमारे वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हाँ जी बोलिए। हाँ, तो उसके बाद हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं भूपेंद्र मुंशी जी, जो कि 2027 टू 29 के प्रेसिडेंट इलेक्ट भी हैं। और उनके साथ हमारे साथ जुड़े हैं रोशनी कटारिया जी, वो भी बीजेपी यूएसए के प्रेसिडेंट है और सबसे वरिष्ठ बीजेपी के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर है। और उसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अरविंद संजीव भैया, वो फिलहाल तो सेक्रेटरी है, पर ये भी हमारे साथ जुड़े हैं काफी दिन से। इनका भी टर्म्स आ रहे हैं 32 में। और बाकी है हमारे जनरल सेक्रेटरी
सब कुछ हमारा संभालते हैं, हमें लाइन में रखते हैं, वो है हमारे अनु जी, अनु बेनेकटी जी। और उसके बाद हम देख रहे हैं और भी हमारे भाई बंधु कुछ जुड़े हुए हैं, जैसे कि अजय अग्रवाला जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। उसके बाद अनिल जी, उसके बाद दिव्यांग जी, और वो बीच में हमारा एक हमारा जो वेबसाइट वेब मास्टर वगैरह सब जो देखते हैं, हमारे सारा जो कम्युनिकेशन संभालते हैं, वो अजय चैटर्जी है, वो बीच में थे, पता नहीं कहाँ चले गए। देयर ही इज, देयर ही इज। नमस्कार, आइए, आपका भी स्वागत है। थैंक यू। तो मोटा मोटी ये है, और कुछ कुछ लोग अभी तक जुड़े नहीं है, शायद थोड़ा बिजी है, जुड़ जाएंगे तो उनका भी हम इंट्रोडक्शन करवा देंगे। तो खैर, ये रहा हमारा एग्जीक्यूटिव कमेटी ओई बीजेपी यूएसए के। तो उसके साथ जो है हम ये कार्यक्रम जो है भूपेंद्र मुंशी जी को टर्नओवर करते हैं और अनु जी को टर्नओवर करते हैं, वो ये कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे। फिर से मंत्री जी, बलियान जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस वेबिनार में। नमस्कार। नमस्कार अनु जी। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र। आपका शुभोदा एंड कर्नल साहब, वंस अगेन थैंक यू सो मच मंत्री जी, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मैं ज्यादा बात न करते हुए आपको सीधा एक प्रश्न से शुरू करता हूँ। भूपेंद्र जी, ओके, गो अहेड। या मंत्री जी, आप उत्तर प्रदेश में, जो कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है मेरे हिसाब से, उसमें आप स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, उनका जो विभाग है वो आपके देखरेख में चलता है। तो आप थोड़ा सा हमें बताएंगे कि इस बारे में क्या क्या काम हो रहा है, क्योंकि जहां तक हम देखते हैं यहाँ पर लोग तो डिग्रीज ले लेते हैं, एमए, बीए, पीएचडी वगैरह तक, और उसके बाद में मैं देखता हूँ कि वो लोग लाइनों में खड़े होते हैं नौकरी के लिए। तो ये जो स्किल डेवलपमेंट है कि मतलब वो उनको एम्प्लॉयबल कैसे बनाना है, खाली डिग्री लेके नहीं बैठना है, उनको एम्प्लॉयबल मतलब उनमें क्या स्किल हम डाल सकते हैं कि मतलब जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स हैं, जो जो जॉब्स क्रिएट करते हैं, वो उनको कैसे काम पे लगा सके, इस बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। सभी को नमस्कार। और बीजेपी यूएसए के जो एक मित्रता के लिए और कोलैबोरेशन के लिए आप सब लोग काम कर रहे हैं, हमारी ओर से और विशेष रूप से श्री अशोक बालियान जी की ओर से आप सबका अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश की ओर से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। और सर्वप्रथम अपनी बातचीत शुरू करने से पहले, आज भारतीय नववर्ष है, उसकी आप सबको शुभकामनाएं हैं। पहला नवरात्र शुरू हो रहा है, उसकी भी आपको शुभकामनाएं हैं। और निश्चित रूप से भारत के लिए ये गौरव का दिन होता है कि इसी को ही अपना नववर्ष माने। जो अंग्रेजी नववर्ष आता है उसकी मान्यता इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से है, कैलकुलेशन के हिसाब से है, लेकिन जब भारतीयता की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, हिंदुत्व की बात आती है, सनातन संस्कृति का विषय आता है, तो आज का दिन ही हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और भी प्रसन्नता का विषय ये है कि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी 100 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं। 100 वर्ष हुआ है आज से। और सन 1925 में 1825 में परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, उन्होंने 1925 में संघ की शुरुआत की थी, और आज 100 वर्ष आज से शुरू हुआ है। तो आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा ये उत्सव भी होता है, प्रत्येक शाखा पर आद्य संचालक प्रणाम भी होता है, मुझको भी कार्यक्रम में जाना हुआ, और सभी शाखाओं पे बड़े कार्यक्रम होते हैं, और सभी लोग पूर्ण गणवेश पहन करके एक संदेश भी देना, राष्ट्र के लिए एक सबके सामने विषय भी आ जाए कि क्या भावना संघ की है, कैसे संघ को आगे बढ़ाना है, और कैसे संघ ने अपनी गतिविधियों के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग में पहुंच करके अपना स्थान समाज में बनाया, समाज के प्रत्येक घर में बनाया, लोगों के दिल में बनाया, और संघ समाज के बीच में पहुंचा, तो संघ ने सबको जोड़ने का काम। तो एक बड़ी स्थिति, बड़ा संगठन आज बन करके
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज खड़ा हुआ है। और हम सब जो देखते हैं, चाहे राष्ट्रपति के रूप में, चाहे माननीय प्रधानमंत्री के रूप में, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में, या पूरा जैसा देश का आपको आवामंडल पूरी दुनिया के सामने दिखता है, तो मुझे लगता है जो संघ की पृष्ठभूमि उसके पीछे है। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक के ऊपर बहुत लंबे समय तक काम किया, अनुभव किया, देश भर में यात्राएं की, और जो अनुभव लिया है गरीबों के बीच में, समाज के बीच में, जातियों के बीच में, पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में, आदिवासी लोगों के बीच में, तब उन्होंने पूरे समाज को जोड़ने का काम किया। तो मैं उनको भी बधाई देता हूँ, आप सबको भी इसके लिए शुभकामनाएं। विषय द्वारा उसकी चर्चा हम करेंगे। जो विषय आपने स्किल डेवलपमेंट का रखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही विजनरी ये विभाग है कि पूरे हिंदुस्तान में हम सब जानते हैं इस बात को कि सरकारी नौकरियां मात्र नौकरी की 2% होती है। लोग व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन स्किल डेवलपमेंट एक ऐसा सेक्टर है जिसके माध्यम से लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में हम युवाओं को स्किल कर सकते हैं, उनको रोजगार से जोड़ने का काम कर सकते हैं। तो 2014 में ही जब श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो थोड़ा पहले विषय आया था, लेकिन 14 में ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री योगी जी के बनने के बाद महत्वपूर्ण इसको एक लक्ष्य दे करके इसको बढ़ाने का काम हुआ। और 2 विभागों में इसकी चर्चा करूं। एक विभाग हमारे पास वोकेशनल एजुकेशन है, जिसमें हम टेक्निकल एजुकेशन, ITI, इसकी हम चर्चा कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि ITI युवाओं को एक टेक्निकल एजुकेशन देकर के उनको इंडस्ट्री से जोड़ने का काम करता है, क्योंकि तकनीकी जो इंडस्ट्री की डिमांड है। तो पहले के विषय रहता था, लोगों के मन में रहता था कि जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, केवल उन्हीं को ITI में जाना। आज ITI की पिछले 8 वर्षों के अंदर, 10 वर्षों के अंदर काफी डिमांड बढ़ी है। और योगी जी की सरकार को अभी आज 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो उन्होंने भी एक शानदार विजन के हिसाब से इससे काम करने का। और ITI को हमने जितनी भी आज लेटेस्ट इंडस्ट्री की डिमांड, इंडस्ट्री 4.0 की डिमांड के अनुरूप जैसी आवश्यकता है, इंडस्ट्री क्या चाहती, तो प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री ने कहा कि ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी प्रत्येक जनपद के अंदर जो वहां की बेसिक प्रोडक्शन है उसको भी संरक्षण देने का काम किया। और संरक्षण देकर के उसको प्रोडक्ट को बढ़ाना, संरक्षण करना, उसको फाइनेंस करना, उसको मार्केट डेवलप करना, उसके प्रोडक्ट को वही बनाना। और एक चीज में और जोड़ी कि वोकल फॉर लोकल, यानी स्वदेशी चीजों के ऊपर स्वाभिमान भी रखना, स्वदेशी चीजों जुड़ना, उनका प्रचार प्रसार करना, विदेशी चीजों का लगभग बहिष्कार करना जिसकी आवश्यकता नहीं है, जिसके बिना हमारा काम चल सकता है। तो वोकल फॉर लोकल के इस मंत्र से हमारे प्रधानमंत्री जी के काफी रुझान लोगों का अपने देश के प्रोडक्टिविटी की ओर बढ़ा। और उसमें ODOP के लिए एक लोगों ने संरक्षण देने का काम। हमारे विभाग में एक और काम करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो महिलाएं गांव के अंदर काम करती हैं। वे महिलाएं अपनी 21 महिलाओं की टीम बना करके अपने छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाने का काम करती हैं। तो गांव के अंदर ही उन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू। तो पापड़ बनाती हैं, अचार बनाती हैं, शहद बनाती हैं, मसाले बनाती हैं, ड्रेस डिजाइनिंग का काम करती हैं, यानी तो जब कोरोना आया तो मास्क में बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। तो जो घर के इस प्रकार के प्रोडक्ट हैं, जो सामान्य यूटिलिटी की चीजें हैं, उनको बना करके बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ी और उन्होंने अपने घर के अंदर प्रोडक्शन बना करके, और गवर्नमेंट उनको मार्केट डेवलप कराने का काम करती है, सेल देने का काम करती है, बिक्री कराने का काम करती है, तो सरकार उनको संरक्षित करने का काम। तो ऐसी जितनी हमारी बहुत न्यूनतम आवश्यकता है, वो जो बहुत बड़ी मशीनों के बिना, मशीन के बिना उनकी हम तैयारी कर सकते हैं, उनके लिए जो हमारा अभी हमने टाटा के साथ MOU करके, टाटा ने हमारे, आपको आप जानते हैं टाटा हिंदुस्तान की एक बड़ी कंपनी है और रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के लिए है। तो उन्होंने लगभग 8,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करके हमारे डिपार्टमेंट में हमारी 225 ITIs को उन्होंने नई तकनीक के साथ डेवलप करने का काम। जितने हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डॉन है, सोलर है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, प्लम्बिंग है और 3D प्रिंटिंग है, ऐसे जो नए सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं। जो वेल्डिंग होती है, तो वेल्डिंग पहले जो मशीन से होती है वेल्डिंग थी, आप सब जानते होंगे, अब इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग उसके अंदर शुरू हुई है।
उन सब चीजों को डेवलप करके उनमें एडमिशन लेने का काम शुरू किया है और नई तकनीक के साथ उन सबको हमने जोड़ने का काम। उसके कारण से हमारे विभाग में एक अच्छी और शानदार प्रगति उसके अंदर हो पाई है। इसके अलावा जो हमारा सेल्फी सिस्टम है, फ्लेक्सी सिस्टम, तो फ्लेक्सी में हम करते हैं कि जो बड़ी कंपनियां, एग्जाम्पल की टाटा, रेवेंस, महिंद्रा, यामा, ऐसी कंपनियां जो अपने युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम करती है, यानी उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप समझिए मेरे विषय को, उनकी क्या रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल रेवेंस ने हमारे बच्चे तैयार किए, तो ड्रेस डिजाइनिंग रेवेंस को कैसी करवानी है, उनका डिजाइनिंग कैसे होगी, उनकी स्टिचिंग कैसे होगी, उनका मैचिंग कैसे होगी कपड़ों की, ऐसी वो ट्रेनिंग बच्चों को दिलवाते, महिलाओं को, युवाओं को, और उनको फिर अपने जो दिलवाने का वो फ्लेक्सी सिस्टम हमारे यहाँ है। और वो भी काम हमारा काफी तेजी के साथ आगे बढ़ा है। और जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ऐसी लगभग 50 से अधिक बड़ी कंपनियां हमारे साथ इंटेंगल है और वो हमारे बच्चों को, युवाओं को ट्रेनिंग दिलवाने का काम करती है। इनमें वीडियो एडिटिंग हमने शुरू की है, फोटोग्राफी हमने शुरू की है, कोडिंग है, ग्राफिक है, तो इन सब चीजों में बड़ा स्कोप इंडस्ट्री के अंदर है। तो ये हमारे स्किल के अंदर हमारा काम चल रहा है। तो स्किल को, उसको स्किल के बाद में हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को स्किल करना है, मुख्यमंत्री जी उसके लिए बड़े विजन के साथ काम करते हैं और उनको हम प्रशिक्षण देना और प्रशिक्षण के साथ उनको जोड़ना। और अभी मैंने इसराइल में भी लगभग 10,000 बच्चों को भेजा। तो इसराइल में हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर युवाओं की काफी डिमांड थी, उनको आए यहाँ पे इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू लेकर के उनको हमने लैंग्वेज उनकी सिखा रहे, कुछ वहां सीखी है, कुछ बेसिक लैंग्वेज यहाँ पे सिखाई उनको। अभी जापानीज इंग्लिश हम सिखा रहे हैं। तो जापान के अंदर, इसराइल के अंदर, सूडान के अंदर जैसी जैसी इंडस्ट्री की डिमांड आती है, फर्टिलाइजर में हम बड़ा काम करें। हमने चाहा कि हमने एक विषय दिया कि जो छोटे किसान, 4 बीघे, 5 बीघे, 6 बीघे, यानी 1 एकड़ या उससे कम, तो ऐसे हमारे यहाँ गन्ना होता है, खासतौर पर वेस्टर्न यूपी के अंदर गेहूं होता है, धान होता है, तो बड़ा किसान तो खेती उनके अंदर करता है, तो छोटा किसान है वो क्या खेती करे, उसकी वायबिलिटी नहीं आती, तो उसको हमने फ्लावर्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, सब्जियां, वेजिटेबल्स उसके अंदर, उसके अलावा जो जैसे एग्जाम्पल के नींबू, हरी मिर्च, टमाटर, तो ऐसी छोटी छोटी, अदरक, उन सब चीजें की प्रोडक्टिविटी करा करके उनको डेवलप, उनको आत्मनिर्भर करने का काम किया, ताकि वे लोग छोटी खेती के अंदर भी अच्छा रिटर्न देने का काम कर सके। तो एग्रीकल्चर में के अंदर भी और ई एग्रीकल्चर में हमारा काफी बड़ा डिपार्टमेंट। जी धन्यवाद मंत्री जी। सुनील जी, आपका अगला क्वेश्चन प्लीज गो अहेड। ओके, तो मेरा क्वेश्चन तो ये था कि मैं बड़ा गौरवान्वित हूँ इस बात से कि हमारा देश इतना अच्छा कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में और बीजेपी के उसमें, कि ये जानकर इतना हर्ष हुआ कि हमारा जो भारत है दुनिया की नजरों में विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है और हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी ऑलरेडी बन गए हैं। और मोदी जी का हमारे दावा है कि हम अगले शायद 3 वर्षों में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ प्रकाश डालें मंत्री जी की, इतना सब अच्छा जो है हमारे देश के लिए हुआ है, ये सब कैसे संभव हुआ? अमेरिकन का बहुत बड़ा योगदान है, जो भारत के लोग वहां पर रह रहे हैं, मूल भारतीय हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री 2014 में आए एक स्पष्ट विजन के साथ, गुजरात में जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तो जनता में विश्वास हुआ कि योगी नरेंद्र मोदी जी एक स्पष्ट विजन के साथ काम, नीति स्पष्ट है। और उनको जब लागू प्रधानमंत्री के रूप में किया, तो प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने करने का जब चीजों को आगे बढ़ाने का काम किया, तो सुशासन देने का ड्यूटी, खुद 9:30 बजे ऑफिस में पहुंचना, 2 घंटे ड्यूटी सरकारी कर्मचारियों की बढ़ाई, इस 9:30 से 5:30 तक काम करना है, रात को भी काम करना है, कुछ कुछ जगह 18 घंटे 22 घंटे भी काम करना है। तो लोगों को काम के प्रति जागरूकता, चूंकि स्वयं काम करते हैं, जो स्वयं काम करते हैं तो लोगों को काम के प्रति जागरूक करना, ईमानदारी के साथ काम करना। जैसी स्थिति 2014 से पूर्व हम सबने देखी है, भारत की स्थिति भ्रष्टाचार के मामले में सबसे चरम सीमा पर थी, यानी अगर ईमानदारी के मामले हम तो टॉपर बॉटम के हम 10-20 देशों के अंदर थे। स्पष्ट नीति, भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन, जियो टॉलरेंस और विकास की गाथाएं, एक बड़े विजन के साथ प्रधानमंत्री ने काम करना शुरू किया। जब जिस समय पाकिस्तान
हम आपको बताएं, आपको भी अनुभव इस बात का होगा क्योंकि आप तो यहीं से बिलोंग करते हैं। एक ऐसा माहौल अच्छा ये बताइए, अगर हमको कितनी देर चलाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कितने टाइम चलाएंगे इसको, मैं उतना ही बोलूँ सर प्लीज, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। हमको कितना ये चलाना है वेबिनार? सर सुनील जी, यही। आदित्य सुनील जी, कितनी लंबी, कितना टाइम हमारे पास है? हाँ जी, कितना टाइम लेंगे मीटिंग में हम? आपको जितना बहुत टाइम जल्दी। चाहिए उतना टाइम को आप जितना बोल सकते हो उतना हम सुन सकते हैं। थैंक यू। तो प्रधानमंत्री जी ने, मैं चूंकि हमको अनुभव है पाकिस्तान का, पाकिस्तान पोषित आतंकवाद देश की सबसे बड़ी समस्या थी। आए बिल्कुल। दिन नौजवानों की लाशें आती थी। पाकिस्तान हमको धमकाने का काम करता था। लोगों में खौफनाक मंजर पाकिस्तान के प्रति भारत के अंदर था। गृह युद्ध जैसी स्थिति भारत के अंदर थी कि पता नहीं कब गृह युद्ध पीओके हुआ। में बड़ी प्रॉब्लम थी। पीओके पीओके के अंदर बड़ी प्रॉब्लम, स्पष्ट नीति करके पाकिस्तान को चेताने का काम भी किया। जब अवसर आया तो दूसरे टर्म में धारा 370 हटाने का काम भी किया, सुरक्षा बलों को मजबूत किया। और जब पुलवामा की घटना होती है, एक देश और दुनिया के अंदर संदेश है। पुलवामा की घटना होने के बाद जिस प्रकार से हमारे नौजवानों की हत्या की गई, हम उनको जी शहीद हाँ। कहेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने हत्या ही की। और जिस प्रकार से उनकी लाशें या उनकी चिता ठंडी भी नहीं हुई, और पाकिस्तान के अंदर घुस करके पूरे की घटना करने का काम किया, घर में घुस करके मारा, पूरी दुनिया में संदेश किया। अमेरिका जो लगातार हस्तक्षेप करने का काम करता है भारत के साथ, छोटे छोटे मामलों में भारत उनके सामने, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे, जब पाकिस्तान के सामने मिमाने का काम करते थे अमेरिका के सामने, जी। और जब अमेरिका से पूछा गया मीडिया के लोगों ने कि पाकिस्तानी घटिया में आपने क्या कहना है, तो अमेरिका ने कहा कि नहीं, ये मेरा विषय नहीं है, ये भारत की आंतरिक सुरक्षा का मामला है और भारत को निर्णय। उस समय अमेरिका हमारे साथ खड़ा था, चूंकि उन्हें ताकत दिखाने का काम किया कि हम एक ताकतवर देश बन चुके हैं, अब हम पूर्व की तरह वो कमजोर देश नहीं। तो ये संदेश सामान्य संदेश नहीं था, ये संदेश पूरी दुनिया के अंदर गया। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत वो वाला भारत नहीं रहा था जो मिमियाने का काम करता था। आज भारत ताकतवर देश बनकर के खड़ा हुआ, एक संदेश किया। बिल्कुल। उसके अलावा बहुत सारे निर्णय हुए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्णय हुए। जब लगातार अमेरिका में, अन्य कंट्रीज के अंदर जब प्रधानमंत्री गए और आप लोगों ने 50,000, 1 लाख, 2 लाख लोग और पूरे पूरे अमेरिकन इकट्ठा हो गए, और जब लोगों ने टेलीविजन में देखा भारत माता की जय, वंदे मातरम, मोदी 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 मोदी, तब लगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या? यानी विदेशों में जाके भी क्या भारत की जय जयकार हो सकती है? कि आप लोगों ने किया, लेकिन जोड़ने का काम किसने किया? कौन सा विजन था वो? तो श्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को जोड़ने का भारत के साथ किया, और भारत को एक राष्ट्राध्यक्ष के पूरी दुनिया के नेतृत्व के रूप में खड़ा करने का काम किया। और जिस समय G20 होती है, समिट होती है, इन्वेस्टर समिट होती है, तो उन सब के अंदर भारत उसकी अध्यक्षता करता है और पाकिस्तान को एक पूरी दुनिया के सामने आतंकवाद पोषित देश घोषित करने का काम। जब आतंकवाद पोषित हो गया तो अमेरिका जैसी महाशक्ति भारत के पीछे आकर खड़ी हुई, भारत के साथ आकर खड़ी हुई, नहीं, आतंकवाद को खत्म करना पहुंचू। तो संदेश अपने आप एक स्वाभाविक रूप से, यानी भारत के अंदर भी ताकत बने, पूरी दुनिया के सामने भी ताकत बने, और लीडरशिप भारत की स्वाभाविक रूप से खड़ी होने लगी। और भारत को भी, अब आप देखिए कि जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो 36 लाख किसानों का एक झटके के अंदर उन्होंने ऋण माफ कर दिया। हिंदुस्तान के अंदर योजना आती है आयुष्मान, आयुष्मान के अंदर लगभग 70 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से संतृप्त करते हैं और उनको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस देते हैं। गरीब आदमी जो 100 रुपए भी नहीं दे सकता, उसको आयुष्मान योजना के जोड़ने का। प्रधानमंत्री पहली बार जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो लाल किले की पार्टी से कहा कि हम सबके घरों में शौचालय देने का काम करें। अब कल्पना करिए साहब, गांव की महिलाएं शौच के लिए गांव के अंदर खेतों में जाती थी, तालाब पर जाती थी, राजबाही पर जाती थी, और सुबह 4 बजे उठ के जाती। भारतीय समय के अनुसार सूर्योदय से उठ करके 4 बजे जाती थी। पैर गंदे हो जाते थे, पानी नहीं मिलता था, गर्भवती महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। अब कल्पना करिए 125 करोड़ का देश, उनमें लगभग 90 करोड़ लोग गरीब, ऐसे लोगों के प्रत्येक घर में शौचालय बनाने का, इस संकल्प को पूरा करना, पैसा देना, घर घर की इंक्वायरी करना, घर घर का सर्वे कराना, उस काम को संकल्प के साथ पूरा करना।
मंत्री जी, करिए। एक एक प्रश्न मेरे मन में आया। आप स्किल्स डेवलपमेंट में हैं और आपने कहा कि क्या क्या आपने स्किल डेवलपमेंट करवाई हैं उत्तर प्रदेश में। तो हम ओएफ बीजेपी के तरफ से किस तरह से इसमें योगदान दे सकते हैं? आपका आपका क्या इसमें ख्याल है? देखिए, क्या है कि सब जगह मुझे ज्यादा वहाँ का आइडिया नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे समाचार पत्रों में पढ़ता हूँ। तो वहाँ के योगदान इस प्रकार का होता है, जैसे आप बड़े ग्रुप हैं, बड़ी इंडस्ट्री के साथ आप जुड़े हैं, तो हम मैन पावर हमारे पास है। भारत में मैन पावर की कमी नहीं, स्किल्ड युवाओं की कमी नहीं। हम ये चाहते हैं किसी एक सेक्टर में, 2 सेक्टर में, 5 सेक्टर में आप हमको बताइए कि हमको इस प्रकार के इतने लोग हमको चाहिए, 1000, 500, 2000, 5000, कि इस सेक्टर में पूरे अमेरिकन से मिलके या कुछ अमेरिका के कुछ लोग मिलकर के आप ये हमको एक आउटपुट दे सकते हैं कि हमको इस सेक्टर में इतने युवा चाहिए और हमको अपने यहाँ ये रोजगार देंगे। तो उनको स्किल हम यहाँ पे करें, उनको हम लैंग्वेज सिखाएंगे। आप तो लैंग्वेज भी सिखाएंगे, उनको स्किल भी हम करेंगे, और वो स्किल हमारी होगी, बाकी उनकी ट्रेनिंग आप अपने हिसाब से करेंगे। क्योंकि जैसे मान लो ड्राइवर है, तो ड्राइवर को हमने ड्राइविंग सिखा दी एग्जाम्पल के लिए, पर आपकी ड्राइविंग कैसे होगी, आप उसको कैसे मेहनत सिखाएंगे, आप क्या चाहते हैं, जो ड्यूटी आप यहाँ कितने घंटे करेगा, 8 घंटे की करेगा, 16 घंटे की करेगा, तो ये आप सिखाएं। तो स्पेसिफिक स्किल को होगा उसका आपके पास जाने की, पर प्राइमरी स्किल उसको हम दे देंगे। और मुझको लगता है बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे विभाग के माध्यम से हमारे बच्चों को मिल सकती है, और अमेरिका का उसके अंदर आप लोगों का विशेष रूप से उसके अंदर योगदान हो सकता जी, धन्यवाद मंत्री जी। धन्यवाद मंत्री जी। एंड मृण्मय जी, आपका कोई क्वेश्चन है मंत्री जी के लिए? या धन्यवाद जी। नमस्कार मंत्री जी, मेरा नाम है। मिन्मय भक्तो। मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ। तो जोगी जी का पहले तो आपका माध्यम से मैं जोगी जी को नमन और मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये इतना अच्छा कुंभ का ऑर्गेनाइज किया। ये आई थिंक इट्स अ phenomenal वर्क यूपी गवर्नमेंट हैज डन। तो जोगी जी आने का बाद, इससे पहले यूपी का जो सिक्योरिटी का बारे में जो था, लाइक गैंग वॉर, ये तो लगभग होता ही था। वुमेन सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत खराब था। उसके बाद जोगी जी आने का बाद ये बहुत सुधर गया। तो सिंस मैंने कलकत्ता से या बंगाल से बिलोंग करता हूँ, तो एज अ जोगी जी का कैबिनेट का मिनिस्टर, आपको भी मालूम है क्या क्या इनिशिएटिव जोगी जी लिया था शुरू से, जो इतना सिक्योरिटी, स्पेशली वुमेन सिक्योरिटी पे सुधार आया। क्योंकि हमारा बंगाल में तो अभी मतलब रेगुलर चीज हो गया ये वुमेन मोलेस्टेशन एंड वायलेंस। तो आप अगर इसमें थोड़ा ज्ञान बटे तो हमारे लिए अच्छा होगा, बंगाल का सुधार करने के लिए। नमस्कार जी भक्तो जी, धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय की चर्चा आपने की है। थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँ, 2017 से पहले, यानी सरकार का मतलब सरकार, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, इसका मतलब गुंडे, माफिया, प्रॉपर्टी कब्जाने वाले, कातिलों को संरक्षण देने वाले, नंबर 2 के धंधे करने वाले, खनन कराने वाले, शराब माफिया, इसका मतलब सरकार। यानी जो लोग सरकार में होंगे वे ये सब काम करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आते के साथ ही जियो टॉलरेंस में काम, एक संदेश देने का। इतने गुंडे माफिया होते थे, मैं आपको बता सकता हूं कि पैरेलल गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर चलती थी। एसएसपी कौन होगा, डीएम कौन होगा, आईजी डीआईजी कौन होंगे, प्रॉपर्टी पे कब्जे, मुकदमे कायम नहीं होते थे, सड़कों पे चलते हुए लड़कियों के, महिलाओं के अपहरण होते थे, कॉलेज में लड़कियां जा नहीं सकती थी, छेड़छाड़ होती थी तो उनके मुकदमे कायम नहीं होते थाने के अंदर। बेटी अपने घर जाके बताती नहीं थी अपने पापा को, अपने बाप को, कि मेरी साथ बदतमीजी हुई है। उसको लगता है जगह से ही होगी, गांव के लोग हंसेंगे कि इनकी बेटी गलत, ऐसा माहौल था। और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट नीति के कारण से, साफ नियत, अपने काम के प्रति प्रतिबद्धता, समय का नियोजन,
और गुंडों पर एक जबरदस्त हमला, योजनाबद्ध तरीके से, किसी को बख्शा नहीं, जातियां नहीं देखी, हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, जो गुंडा है उसकी एक ही जाति है गुंडा। ऐसे लोगों को अलग अलग ढूंढ करके बड़े बड़े माफिया जो पार्लियामेंट में विधानसभाओं के अंदर भी जाते थे और जिनका सिक्का चलता था विधानसभाओं के अंदर, जिनके साथ लोग फोटो और सेल्फी खिंचवा करके अपने आप को प्राउड महसूस करते थे, ऐसे सब लोगों की कमर तोड़ने का मुख्यमंत्री ने करने का काम किया। एक संदेश जाना शुरू, एंटी रेमियो स्क्वाड बनाया कोलियों के बाहर, तो लड़कियों के अंदर, महिलाओं के अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ। जो बाजार में महिलाएं जाती थी नकली ज्वेलरी पहनती और यह ज्वेलरी नहीं पहन सकती, ऐसा माहौल उत्तर प्रदेश में था। उन सबको संरक्षित करना, गुंडों के प्रति कार्रवाई करना, कोई मुकदमा, कोई जानकारी मिली तो तात्कालिक कार्रवाई, कोई गुंडा, कोई लूट, कोई अपहरण, कोई डकैती अगर हुई है तो तत्काल उसमें मैक्सिमम कार्रवाई हो सकती है। और मैं एग्जाम्पल आपको दूं कि संदेश कैसा हुआ कि जिस समय एक विधेयक आया था, लोग ये जब ये आया मुस्लिम इस पर एजिटेशन कर रहे थे, इस्लामी सीए, जब सीए आया सीए तो दिल्ली में जब प्रदर्शन दिया कि दिल्ली के अंदर हुआ, और जब उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हुआ तो उत्तर प्रदेश में जिन जो लोगों ने बसों में तोड़फोड़ की, सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, बिल्डिंगें तोड़ी, बिल्डिंग में आग लगाई, तो प्रदेश कार्यक्रम मुख्य रूप से लखनऊ के अंदर हुआ। उनकी वीडियो निकलवाई गई और वीडियो निकलवा करके उनके फोटो खिंचवाए गए और फोटो खिंचवा करके सड़कों पर लगाए गए कि ये अपराधी हैं, ये गुंडे हैं, ये गिरफ्तारियां हुई हैं। तो लोगों में खलबली मच गई। एक उनके एडवोकेट भाग करके हाईकोर्ट चले गए, हाईकोर्ट से आदेश आ गया कि इस तरीके से सरकार बिना अपराध सिद्ध हुए फोटो पोस्टर नहीं लगा सकती। तो सरकार ने अगले ही दिन कैबिनेट की मीटिंग बुला करके उस आदेश को पलट दिया और आदेश अपने हाथ में ले लिया कि हम कर सकते हैं, और वो संदेश किया, उन लोगों मुकदमे कायम हुए और उन लोगों से हाथ का रिकवरी कर दिया। ये संदेश उत्तर प्रदेश, जिसके कारण उत्तर प्रदेश दंगे नहीं होते, झगड़े नहीं होते, छोटी छोटी बातों में मार्केटाई नहीं होती। जब कावड़ यहाँ पे चलती है जिसमें 3, 4, 5 करोड़ कावड़िया चलता है, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में कावड़ पर प्रतिबंध, डीजे पर प्रतिबंध, रास्ते ट्रांसफर कर दिए जाते थे, यहां से जाओगे यहां से नहीं जाओगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कावड़ियों पर पुष्प वर्षा करने का काम। जब सड़कों पर धार्मिक आयोजन होते, चाहे हिंदू के हो चाहे मुस्लिम के हो, उन पर प्रतिबंध लगाने का काम किया। सड़कों पर नमाज अदा नहीं हुई, ये संदेश हुआ। तो उन्हें भाषण में अपने कहा कि जब सड़कों पर नमाज अदा नहीं होगी तो हनुमान चालीसा भी सड़कों पर नहीं होगी। और ऐसा संदेश देने का काम किया तो सख्ती से उसका पालन भी। धर्मशालाओं से, मंदिरों से, मस्जिदों से माइक उतारे गए कि सुबह 4 बजे उठ के नमाज हो रही है, फिर 9 बजे हो रही है, फिर 2 बजे हो रही है, शाम को 7 बजे हो रही है, ना बच्चे पढ़ सकते हैं, ना कॉलेज जा सकते हैं। तो नमाज की, अजान की नमाजें अब सड़कों पर नहीं आती हैं, उनको ठीक करने का। लेकिन जो कहा वो किया, कॉन्फिडेंस के साथ करने का काम। इसके साथ बिजली नहीं आती थी, 4 घंटे 6 घंटे बिजली, 24 घंटे बिजली, 18 घंटे गाँव की बिजली, ये मुख्यमंत्री ने। सड़कों का इतना बड़ा जाल श्री नितिन गडकरी जी ने, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सड़कों का शानदार, उत्तर प्रदेश में सड़कों में गड्ढे नहीं मिलेंगे, शानदार 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, शानदार कनेक्टिविटी। या 6 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे लगते हैं। कहीं आप पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं घूमें, उन चीजों कल्चर को बढ़ाने का काम। भगवान राम का भव्य मंदिर बना, काशीनाथ का मंदिर बना, वृंदावन के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर जितने धार्मिक स्थल है उनको सम्मान देने का काम किया। और काशी विश्वनाथ के अंदर तो आप जाइए, अगर आप लोग गए हो तो स्वागत है, और नहीं गए तो बात देखिए, क्या यूट्यूब पे जाइए, आपको पहले की वीडियो और वर्तमान की वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो 4-4 फीट की गलियां होती थी और शानदार कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ है पूरी दुनिया के लोग। जब महाकुंभ आया तो सारी सीमाएं टूट गई। 65 करोड़ लोग 1.5 महीने के अंदर, सबका सम्मान, सबकी सुरक्षा, सबको स्नान, कोई गड़बड़ नहीं हुई, और इतनी बड़ी कनेक्टिविटी। और मुख्यमंत्री हर चीज को बारीकी के साथ मॉनिटरिंग करने का, यानी डिवोशन के साथ। और सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा कि सरकार के भरोसा कायम हुआ है, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, एक भरोसा कायम हुआ। तो मुझको लगता है जिसके कारण से भारत के अंदर आज उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन बन के खड़ा हुआ है, और भारत की
एक ताकत, ग्रोथ इंजन और भारत की दूसरी अर्थव्यवस्था बनी है और शक्तिशाली प्रदेश आज बना है और सब लोग रोजगार भरेगा। जी Rinmoy ji, you have any more questions? थैंक यू, प्लीज प्रोसीड। अच्छा, धन्यवाद मंत्री जी। हमारे घनश्याम जी की क्वेश्चंस नेक्स्ट होगा। घनश्याम जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? Sure. अनु जी, आप दिखाई नहीं दे रहे हो। Oops, We sorry. can't see you. You are. I think Yeah, I forgot to yeah. turn Now on you. the. Thank you. जी अच्छा, Okay, घनश्याम जी, हाँ, ओके मंत्री जी, प्लीज प्लीज। नमस्कार। मेरा नाम घनश्याम काकड़िया है और मैं गुजरात से बिलोंग टू अच्छा, गुजरात। तो स्वागत है मेरा आपका। अंकल है, अभी वो 3 टर्म से बीजेपी एमएलए है। तो वी आर लाइक हार्डकोर बीजेपी, और इधर भी 2011 से बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और टीम भी अच्छी है, नॉर्थ ईस्ट साउथ सब जगह पे। तो मेरा क्वेश्चन है कि जो सोशल मीडिया पर जो भारत की छवि और हिंदुत्व के बारे में ये जो वामपंथी तत्व लोग हैं, वो जो उसके विरुद्ध हम वो बीजेपी यूएसए काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम भारतवासियों को भी अवगत कराना चाहता है। तो इसके विषय में आप हमें कृपया सुझाव दें कि हम क्या करें। देखिए घनश्याम जी, केवल अमेरिका में नहीं, वर्ल्ड वाइड एक बड़ी एजेंसियां भारत को लगातार बदनाम करने का काम। हम्म? जो बीसीसी है, सीएनएन है, और भी बहुत से लोग हैं, यहाँ की हमारी अजीरिया अल अजीरा है, वो काम करती है। इवन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इस काम में बड़ी भूमिका निभाती है। जेएनयू लगातार काम करती है। ये भारत को दुनिया के सामने बदनाम करने का काम। कोई बॉम्ब लिंचिंग की एक घटना कोई छोटी हो जाए, अगर वो घटना किसी मुस्लिम ने हिंदुस्तान कर ली, किसी हिंदू मुस्लिम ने हिंदू की गर्दन काट ली, तो कोई चर्चा नहीं करेंगे। पर एक घटना पूरे हिंदुस्तान में कहीं हो जाएगी, कोई घटना किसी क्रिया या प्रतिक्रिया में किसी मुसलमान की घटना हो जाएगी, तो पूरी दुनिया में भारत के नक्शे को खराब करने का काम योजनाबद्ध तरीके से। तो इसको हमको जागरूक होना पड़ेगा। हमको अलर्ट होकर के पूरी दुनिया के सामने वेबिनार के माध्यम से, कनेक्टिविटी के माध्यम से, यानी बिल्कुल लड़ाई है। जैसे मार्केटिंग आदमी अपनी कंपनी की करता है, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है, अपनी कंपनी की मार्केटिंग करता है, तो भारत की छवि, भारत का नक्शा, भारत का सम्मान पूरी दुनिया के सामने बना रहे, बढ़ा रहे। क्योंकि मुझको ये लगता है, जो मेरा अनुभव है, कि जो लोग हमारे मित्र जैसे दिखते हैं, अंदर शायद वो भी मित्र नहीं है। क्योंकि भारत को ताकतवर को होते देखते को देखना चाहता है। तो भारत को ताकतवर कौन बनाएगा? हम लोग जो भारतीय हैं। तो भारत को ताकतवर वही लोग बनाएंगे जिनका प्रेम भारत के साथ है। तो हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऐसे विषय के सामने हम अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के माध्यम, जहां भारत की छवि खराब करने का विषय है, तो हम उससे कस के प्रतिक्रिया करें। हम चाहे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में जाएं, चाहे हम सोशल मीडिया पे हम कंटेंट डालें, चाहे हम लोगों को लिख करके शेयर करें। जैसे हम लोग यहाँ बैठे, इतनी बड़ी संख्या में अमेरिकन जो मूल भारतीय हैं वहां पर हैं, तो उनका अलग अलग कंटेंट आए, वो भारत के साथ शेयर हो, भारत की सोशल मीडिया पर आए। हिंदुस्तान में, चाइना में, जापान में, सूडान में, जहां भी हम भारत के लोग रहते हैं, वो सब योजनाबद्ध तरीके से भारत की छवि को ठीक करने का काम करें। और मेरे 1-2 मित्र और भी हैं जो मुझको लगातार बताते रहते हैं कि कैसे भारत की छवि को, मतलब कॉलेजों में जाकर के, और हमारे कुल भारत के लोग भी कुछ हमारे हमारे जो भारत में रह करके भारत का अन्न नमक खाते हैं, हमारे श्री राहुल गांधी, जो लगातार भारत को दुनिया के सामने बदनाम करने का काम करते हैं, तो वही काफी है। जब भारत के अंदर ही ऐसे लोग हैं, तो दूसरे की हम चर्चा क्या करें? तो वही जाकर के भारत को घृणित देश, सिखों के ऊपर टिप्पणी करेंगे, हिंदुओं पर टिप्पणी करेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर टिप्पणी करेंगे, उनको बदनाम करें और जातिगत विद्वेष फैलाएगा। भारत एक सनातन राष्ट्र है। उस सनातन में एक सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस मंत्र के साथ भारत आगे बढ़ता है। इसी का नाम सनातन संस्कृति है। जब सबके कल्याण की हम बात करते हैं, तो जातियों कल्याण की बात हम कैसे कर सकते? तो लेकिन लोग जातियों में समाज को बढ़ाना चाहते हैं। जब जातियों में समाज बढ़ेगा, तो हिंदू तो बचेगा नहीं, नेपाल बचेंगे, सैनी, ब्राह्मण, कश्यप, राई, ब्राह्मण, जाट, गुजर, ये सब बचेंगे। तो अधिक से अधिक लोग षड्यंत्र करके जातियों को उद्धृत करने का काम, आरक्षण के माध्यम से लोगों को लड़ाने का काम करते। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की छवि को इस कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने सदैव खराब करने का काम। उनके नाम पे दुकानें तो चलाई, उनके नाम पे वोट तो ली, लेकिन दलित का जितना अपमान कांग्रेस की सरकार में हुआ है, कभी नहीं हुआ।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करना, उनकी छवि खराब करने का काम ये लगातार कांग्रेस समाजवादी पार्टी करती है। श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो संविधान सर पे लेकर के उसकी शपथ करते हैं, संविधान की सीढ़ियों पर लेट करके प्रणाम करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थों का सम्मान करते हैं, जहां जहां रहे पढ़े जन्म हुआ, उनका समापन हुआ, यानी उनका दीक्षा जहां पर हुई, जहां उन्होंने अपने प्राण त्यागे, उन सब चीजों को पंचतीर्थ के रूप में स्थापित करने का काम किया। तो ये सब चीजें प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाने का काम किया। एक बड़े विजन के साथ सरकार काम कर रही है, और मुझको लगता है कि वामपंथी तत्वों को हम सोशल मीडिया, समाचार पत्र, अपनी कनेक्टिविटी, अपने कंटेंट और युवाओं, एक बात मैं और कहूंगा आपसे कि युवा इसमें आगे नहीं आ रहा। युवा सोचता है कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, हम खामखा हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मोहम्मदी ठीक बोल रहे हैं, यानी चूंकि अभी वो थोड़ा जो भारत की जो मूल धारा है उससे थोड़ा दूर है। उनके सामने हम लिटरेचर पढ़ा रहे हैं, हम हिंदी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हमको प्रोफेशनल बना रहे हैं, हमको इंजीनियर डॉक्टर बना रहे हैं, लेकिन भारतीयता, हमारी संस्कृति, हमारा राष्ट्र, हमारा पुरातन, हमारे वेद, हमारी संस्कृति, उससे बच्चे दूर है। तो जिसके कारण से कभी कभी वो भारत की मूल छवि से अपने आप को अलग पाते। इसलिए जब डिबेट करने का विषय होता है, जब भारत के बारे में बोलने का विषय होता है, तो बच्चे बोल नहीं पाते, उनको पता ही नहीं होता उसके बारे में कि वो बोलना क्या है, उनकी स्टडी नहीं। तो हमको ये भी करना पड़ेगा कि भारत का जो मूल आधार है उससे बच्चे कैसे जुड़े रहें। कम से कम वो हम एनईपी के अंदर, भारत के अंदर हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर, तो अन्य कंट्रीज के अंदर भी जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी जनरेशन है, भारत को जाने, भारतीयता को जाने, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारा मूल आधार, हमारे जीवन का आधार क्या है, हम कैसे सबके कल्याण की बात करते हैं, हम कैसे धरती माता को नमन करते हैं, हम कैसे गंगा का पूजन करते हैं, हम कैसे प्रकृति से भी प्रेम करते हैं, हमारा कैसा वसुधैव कुटुंबकम हमारा मूल मंत्र है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया को हमने वसुधा माना और पूरी दुनिया को परिवार माना। तो कमिंग जनरेशन जो है वो उससे थोड़ा दूर है, उसको भी हमको जागरूक करना पड़ेगा। थैंक यू, नमस्कार। जी, मेरा एक प्रश्न है जी। नमस्कार, मैं रुद्रनाथ तालुकदार उत्तराखंड से। जी जी, अच्छा, अरे वाह, आप तुम्हारे पड़ोसी हैं। जी 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 जी, जन्म तो मेरा यूपी में ही हुआ था, अब उत्तराखंड हो गया तो जी बात स्वागत है। जी, तो मेरा ये प्रश्न है कि जहां तक मैंने देखा है, योगी जी, मोदी जी, इनका तो सारे विश्व में नाम फैल रहा है, फैल गया है, लेकिन जो तंत्र है, लोकतंत्र का जो तंत्र है, वो तो कांग्रेस ने बना के छोड़ा है 75 सालों से। उसका बदलाव कहाँ पे आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, वो हमें दिखता नहीं है इतना साफ। शायद अंदर से हो रहा हो। विषय बताइए आप। जैसे हम विषय बता रहे हैं, जैसे एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं मोदी जी। अब वो तो खैर सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन मैं भी, क्योंकि एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में भी है, तो अगर एजुकेशन पॉलिसी में हम वही चीज बताते रहेंगे जो 75 साल से हम लोग को घोल के पिलाया गया है, तो हमारे जो युवा हैं वो क्या सीख रहे हैं? थोड़ा राय बताइए मुझे। जैसे हमारे क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए? आक्रांताओं का महिमा मंडल हुआ है सालों से। हम जब बात करते हैं, अपने जनरेशन वालों से बात करते हैं, उनको कुछ पता तो है नहीं। हम तो खुद सीख के आए हैं, हमको खुद शौक है सीखने का, तो हम सीखते हैं, हम पढ़ते हैं। जो हमसे छोटे हैं बच्चे, उनका तो उनके किताबों में वही लिखा हुआ है, औरंगजेब, अकबर द ग्रेट, जहांगीर। अरे विजयनगर एम्पायर के बारे में तो 5 लाइन नहीं है उनके पुस्तकों में। देखिए रुद्र जी, आपका विषय बिल्कुल ठीक है। और 35 वर्षों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन सारे विषयों को जोड़ा गया। तो चर्चा भी आपने की है, उनकी पुनरावृत्ति में नहीं करूंगा। उन सारे विषय को प्रधानमंत्री ने कहा कि विरासत पर गर्व, देश पर गर्व,
विदेशी चीजों का बहिष्कार, इसके अंदर सारी चीजें आती है। तो विरासत कौन है जिनकी आप चर्चा करें, वही हमारी विरासत है। शिवाजी हमारी विरासत है, गुरु गोविंद सिंह हमारी विरासत है, महाराणा प्रताप हमारी विरासत है, झांसी की रानी हमारी विरासत है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान हमको दिया, वो हमारी विरासत है। लेकिन पढ़ाया गया औरंगजेब को, पढ़ाया गया अकबर को, पढ़ाया गया हुमायूं को, उन सब चीजों को परिवर्तन करके धीरे धीरे उसके अंदर एनईपी के अंदर काफी परिवर्तन हुआ है। इतिहास जो हमारी इतिहास संकलन समिति है, जो संघ चलाता है, इतिहास संकलन समिति, एक बड़ा काम उसके अंदर हमारा हो रहा है। और इतिहास को कलेक्ट करके उसके ऊपर किताबें लिखी जा रही हैं, तैयार हो रहा है। वे कोर्सेज किताबों के अंदर आ रहे हैं और आने वाले हैं। अभी परसों मुझे बुक का नाम याद नहीं हुआ, एक बड़ी किताब आक्रांताओं की भूमिका और देश के जो हमारे महानायक हुए उनके ऊपर गर्व, ऐसे करके पुस्तक का अभी परसों विमोचन हुआ। पर्टिकुलर नाम मुझको इसमें याद नहीं आ रहा। तो जो विषय और पीड़ा आपकी है, उस पीड़ा पर भारतीय जनता पार्टी का, देखो भारतीय जनता पार्टी को कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ी। अपने ही लोगों से लड़ना, अपने हिंदुस्तान में अपने ही लोगों से लड़ना पड़ना। अपने ही लोगों में जो औरंगजेब को, जो जिन्ना को, जो महिमा मंडित कर रहे हैं, उनसे लड़ाई यहाँ की है। जो विदेश की शक्तियां, विदेश शक्तियां, उनसे लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आतंकवाद से लड़ाई अलग है, आर्थिक मोर्चे में लड़ाई अलग है, गरीबी की लड़ाई अलग है। तो कई मोर्चों पर भारत की लड़ाई है। चूंकि भारत एक अभी प्रगतिशील देश है और बड़ी लड़ाई हमको लड़ना। अभी तुम बैंकों, अभी तुम करीब 70 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को अभी तुम खाता नहीं बांट रहे। तो कितनी बड़ी लड़ाई है। 80 करोड़ लोगों को जहां प्रति माह राशन बांटा जाता हो, तो वह कितनी बड़ी आर्थिक लड़ाई अभी हमारे सामने खड़ी है, उससे लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी बैंकों जिनमें 50 करोड़ लोग बैंकों के अंदर ही नहीं जाते थे, उनके 50 करोड़ लोगों के खाते खुलवाने का काम जो सरकार कर रही है जीरो बैलेंस के ऊपर, तो आप कल्पना करिए हम कहाँ खड़े हैं। तो चीजें अभी हमारे सामने बड़े बड़े चैलेंजेस, जिनको हम अभी, हमारे बहुत सारे देश के अंदर बहुत सारे ब्लॉक हैं, बहुत सारे गांव हैं जो अभी बहुत पीछे हैं, तो उनको हम प्रगति के रास्ते में ला रहे हैं, लाने काम कर रहे हैं। तो इन सब मोर्चों पर हमारी लड़ाई है। और इनकम टैक्स में केवल 36 लाख लोग हमारे इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है मात्र। तो कितने इनकम टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी कितने लोग दे रहे हैं, तो सरकारी रेवेन्यू कितने लोग देते हैं। सरकार में एक सामान्य व्यक्ति की आदत ये हो गई कि सरकारी पैसा को देना पड़ो, नहीं साहब उसको माफ करिए, बिजली का बिल माफ कराइए, किसान का बिल माफ कराइए। तो एक मेंटली लोगों की बनी है। तो इन सब मोर्चों पर सरकार लड़ रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी इन सब चीजों पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा योगदान उसके अंदर योगी का। और सबसे बड़ी बात यह है, ये सांप्रदायिक सद्भाव बनाकर रखा है, देश प्रगति को आगे बढ़ रहा है। और इन सब चीजों को हमने करने का हमने काम किया जी। मंत्री जी, आपने अभी बात की 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है कोविड शुरू होने के टाइम से अभी तक। तो आपको नहीं लगता कि हम ये कुछ ज्यादा कर रहे हैं? क्योंकि मतलब लोगों को अगर मुफ्त में खाना मिलेगा और उनको बाकी अलग अलग स्कीम्स के अंदर पैसा भी मिल रहा है, तो लोगों के अंदर काम करने की या फिर अपना अपना कुछ बनने की जो उनके अंदर जो प्रतिभा होती है वो हम दबा रहे हैं। कि मतलब अगर सब कुछ उनको मुफ्त में मिल गया तो फिर वो काम क्यों करेंगे? वो तो मतलब 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोग अगर उनको सरकार ही पाल रही है तो वो संपदा नहीं है ना राष्ट्र की, वो तो लायबिलिटी हो जाएगी फिर धीरे धीरे। अब ये धीरे धीरे खत्म होना चाहिए ना, कि उनको काम करने के लिए उत्साहित करे कि भैया आप काम करो, पैसा कमाओ और खुद अपने आप को पालो। मतलब सरकार कब तक पालेगी? अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी है और सरकार ने भी लगभग एक उत्तर प्रदेश के अंदर ही लगभग 3 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकलने का काम किया। और हिंदुस्तान के अंदर भी काम लगातार चल रहा है। नीति आयोग ने भी इस पर अपना स्पष्ट मंतव्य दिया है। चीजें में जो देखिए आप जी, विषय ये है कि पॉलिटिकल चीजें कुछ हैं, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, तो कुछ पॉलिटिकल चीजें हैं और उनके कारण कभी कभी सरकार को कुछ निर्णय, कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। इलेक्शन आते हैं, पूर्व की सरकारें थी, पूर्व की पार्टियां थी, अन्य पार्टियां थी, उन्होंने क्या किया, उतना नहीं कर लोग वोट नहीं देंगे। मतलब पॉलिटिकल चीजें थोड़ा खराब है। जब ये वोट का मामला है तो वोट के मामले कई बार हमको वोट नहीं लेने पड़ते हैं,
जो हमारे मन के अनुरूप नहीं है। तो ये समस्या है जो आपने विषय रखा है, इस पर चर्चा सरकार कर रही है, मेरा इस पर अधिक टिप्पणी करना उचित नहीं है। पर सरकार के ध्यान में विषय है कि लोग आत्मनिर्भर कैसे बने। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि जैसे कोरोना आया तो कोरोना में सरकार ने गरीबों को खाते पैसे भी दिए, वो विषय अलग है, लेकिन 10,000 रुपये प्रति रेड़ा वाला, ठेले वाला, रिक्शा वाला, पटरी वाला, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत उनको 10,000 रुपये दे करके उनको अपग्रेड करने का, उनको मतलब सब्सिडी नहीं दी, उनको पैसा नहीं दिया, उनको 10,000 रुपये लीजिए, ठेला चलाइए, पैसा वापस करिए, अगर आपने पैसा वापस कर दिया तो आपको 20,000 रुपये। तो सरकार ने ये बोर्ड निर्णय लेकर काम करने का था। जो हमारी एमएसएमई थी, जो इंडस्ट्री थी, ऐसी इंडस्ट्री को जो कोरोना में बंद हो गई या कोरोना पहले बंद हो गई, बिजली के बिल नहीं दे पाते थे, प्रोग्रेस नहीं हो पा रही थी, फैक्ट्री किसी कारण से बंद हो गई, ऐसी इंडस्ट्रीज को 20,000 करोड़ रुपए देकर के कोरोना के टाइम में उनको अपग्रेड करने का काम किया। पैसा लीजिए और जब आपकी फैक्ट्री चल जाए उसके बाद आप बिजली का बिल देना, एक बार फैक्ट्री चलाइए। ऐसी बड़ी संख्या में फैक्ट्रियों को चलाने का काम किया सरकार ने। तो चीजें हो रही है लगातार, ऐसा नहीं हो रहा है। कोरोना के टाइम पे तो समझ में आता है, जैसे अभी दिल्ली में इलेक्शन हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को ऐसे ही मुफ्त में 2,500 रुपए पर महीना देने का प्रॉमिस किया है, जो कि अब होने वाला है। वो किस बात के 2,500 रुपए? आपकी बात ठीक है। क्यों मध्य प्रदेश से ये 1,000 रुपये शुरू हुआ, फिर मध्य प्रदेश इस बार 1,500 तक पहुंच गया, हरियाणा में आता है 2,000 हो गया, और केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के रूप में, चूंकि मुख्यमंत्री उनकी पार्टी सरकार में थी, 2,500 रुपये घोषणा कर दी। जो 2,500 रुपये घोषणा की भारतीय जनता पार्टी को भी उसके पैरेलल वो घोषणा करनी पड़ी कि नहीं करनी पड़ी। तो चीजें आपकी ध्यान है, वो सब चीजें उस पर नजर है, पर हम चीजों को लगातार अवेयर कर रहे हैं। जब आपको ये भी ध्यान होगा, जब गैस की सब्सिडी का प्रधानमंत्री ने आह्वान किया तो बड़ी संख्या में लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ी। जब राशन कार्ड कैंसिल होने का नंबर आया तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही लगभग 80 लाख कनेक्शन गैस के, स्टोरेज के, राशन कार्ड के वो नष्ट हुए। जो फर्जी राशन कार्ड होते थे उनको नष्ट करके पोस्ट मशीन के साथ देने का काम। यानी चीजों में परिवर्तन वैसे हुआ है। अब 24 घंटे बिजली कैसे दे पा रहे हैं, पहले 8 ही घंटे 10 घंटे बिजली देते थे, वो ब्रेक कर देते थे। तो चीजों में परिवर्तन हुआ, ऐसा नहीं है, क्रांतिकारी परिवर्तन देश में हो रहा है। धीरे धीरे इन विषय को भी हम आएंगे। ऐसा नहीं है कि सारे जीवन तो मिट्टी का तेल है, खाद है, तो चीजों को काफी क्या और काफी तेजी के साथ मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और काम जनता को दिख भी रहा है काफी। जी अनु जी, क्या मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ अनिल जी, जस्ट हमारे पास और कुछ वक्त है, बोलिए प्लीज कहा। तो सबसे पहले मंत्री जी और सबको प्रणाम और जय श्री राम। हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की शुभकामना देते हुए मैं प्रश्न पूछता हूँ। मंत्री जी, ये राजनीतिक प्रश्न है, तो आप चाहें तो उचित ना समझे तो ना दे सकते। मेरा और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का जनता से संवाद कुछ हद तक टूटा था, जिसके कारण जो रिजल्ट्स थे वो आशा अनुरूप नहीं आए। तो मेरा पहला प्रश्न यही है कि क्या भाजपा ऐसा मानती है कि उसका संवाद टूटा था और जो भी अपोजिशन का नैरेटिव था वो हम काउंटर नहीं कर पाए, और अगर ऐसा मानती है तो उसको दोबारा एस्टैब्लिश करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? जैसे ये मीटिंग बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि जनता से हम संवाद कंटिन्यूअसली करते रहें, जिससे नैरेटिव को काउंटर करने में आसानी मिलती है। धन्यवाद। देखिए अनिल कुमार जी, आपका विषय बिल्कुल ठीक है। संपर्क तो था, हमने तभी राम मंदिर बनाया। मैं एग्जाम्पल आपको दूं, वो राम मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट के आदेश में, प्रधानमंत्री जी का विजन था, मुख्यमंत्री विजन था, कितनी मेहनत उन्होंने की है। और मैं आपको बता दूं, ध्यान होगा, पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक जनपद से योजनाबद्ध तरीके से लोग वहां पहुंचे, उनको दर्शन कराए गए और योजनाबद्ध तरीके से पहुंचा गया। तो संपर्क नहीं टूटा, संपर्क था। पर हाँ, विपक्ष खासतौर उत्तर प्रदेश के अंदर संविधान और आरक्षण, इसको जनता के दिल में बैठाने में, दिमाग में बैठाने में वो कामयाब हो गया। ये मानते हैं, ये हमारी गलती भी कह सकते हो, या विपक्ष हमारे ऊपर हावी हो गया, अब ये भी कह सकते। तो उन सब चीजों को हमने तुरंत, लोकसभा चुनाव में हमारा नुकसान हुआ,
काफी सीटें हमारी घटी। अब उसके बाद तुरंत चुनाव खत्म होते के साथ ही उसके बाद हरियाणा में चुनाव हुआ, वो हमने जीता। उससे पहले हमने मध्य प्रदेश जीता, उससे पहले राजस्थान जीता, फिर उसके बाद हमने महाराष्ट्र जीता, कितना बड़ा शानदार जीत हमारी हुई है। अब हमने दिल्ली जीता, यानी 3 प्रदेश हमने चुनाव के बाद जीते और 3 प्रदेश चुनाव से पहले हमने जीते। तो ऐसा नहीं है संपर्क खत्म होता तो ये चुनाव नहीं जीतते। हरियाणा प्रत्याशी जीती, महाराष्ट्र मतलब कमाल का प्रदर्शन उसके अंदर हुआ है, और दिल्ली में भी, दिल्ली के चुनाव में रहा, मध्य प्रदेश चुनाव में भी रहा मैं। हमको नहीं लगता था कि 70 में से हमारी 35 सीटें आ रही। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो हम टारगेट हमारा 35-40 के बीच में था, यानी पार्टी का टारगेट 35, 36, 37, 38, 39, 40 मीटों में 31 सीटों की बात हुई। 70 में से 65 सीटें हमारी, जनता ने भरपूर भरोसा माना, हमारी कनेक्टिविटी नहीं टूटी। सॉरी 45, 70 में 45, तो हमारी कनेक्टिविटी नहीं टूटी है। और अभी हम और काम करें, हम घर बैठे नहीं, लगातार हमारी वर्किंग है। अभी भी जब आप आए तो थोड़ी देर पहले जनसंपर्क हमारा चला, योगी जी की सरकार को 8 वर्ष हो गए हैं। अभी परसों 25 तारीख को तो घर का संपर्क अभियान हमारा चला, तो मोहल्लों के अंदर जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। तो हमारा कार्यकर्ता घर नहीं बैठता, लगातार संपर्क में रहता है। और कभी कभी चीजें होती है, विपक्ष के लोग, चूंकि निगेटिव बात लोगों को जल्दी समझ में आती है, पॉजिटिव बात कम समझ में आती है। ये हमारी सबकी ह्यूमन नेचर, ये ह्यूमन नेचर। हमारी कहीं बुराई हो रही हो तो हमको ज्यादा अपील करती है, कोई हमको बताया यार तेरे बारे में ये व्यक्ति ये बात, अच्छा ऐसा कहा, ओके, मेरी प्रशंसा हो रही तो उसको ध्यान नहीं करते। तो निगेटिव चीजें हमको जल्दी अपील करती है। तो उसी कारण से हम, मैसेज हमारा खराब हुआ, हम उसको ठीक कर रहे हैं। और हमको पूरा भरोसा है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश की बनेगी। जी धन्यवाद। Thank you, Mantri ji. I know we have a lot of questions coming from different parts of United States. क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, इसीलिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अशोक जी, आप हमारे पास 5 मिनट और है, मैं तो if you want to अशोक say जी का something. धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनके माध्यम से ये आज इतना शानदार इवेंट हो पाया। और जी अशोक जी हमारे बहुत ऊर्जावान हैं, लगातार किसानों के लिए अशोक जी, आप अशोक जी म्यूटेड है, तो कर्नल साहब एक अजय का भी अनम्यूट क्वेश्चन करके था। बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, ये अजय बहुत का एक क्वेश्चन अच्छा आज का वेबिनार रहा सुनील अग्रवाल जी, और ये मुझे बहुत खुशी हुई कि माननीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी, कौशल विकास मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने, सारे जितने भी आप लोगों ने यूएस के, जो भारतीय यूएस में रहते हैं, उन्होंने क्वेश्चन किए, उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ और बेबाक के साथ उनका जवाब दिया। मुझे इस बात की खुशी हुई, और मैं चाहता हूं कि ये सेमिनार, क्योंकि जो लास्ट क्वेश्चन आया था कि जनसंपर्क की कमी कोई रही 2024 के लोकसभा चुनाव में, या जो मोदी के खिलाफ जो नैरेटिव चला गया था हम उसका काउंटर नहीं कर पाए, निश्चित तौर पे ये बात रही थी। लेकिन जो आज ये संवाद हुआ है, इससे मैं समझता हूं कि भारत में को भी इसका लाभ होगा, और अमेरिका में जो हमारे भारतीय लोग रहते हैं वो और ज्यादा बेहतर ढंग से यूनाइट होंगे। उनको भी लगेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री या भारत सरकार के मंत्री जो ओवरसीज बीजेपी ऑफ अमेरिका के हमारे फ्रेंड्स हैं, उनकी बातों को सुनती है, और जो वहां वो अमेरिका में या वर्ल्ड के दूसरे देशों में जहां आप लोगों का संगठन है, जहां आप भारत के हितों के लिए काम करते हो, या सनातन धर्म या हिंदुत्व के लिए काम करते हो, उन लोगों को भी एक बल मिलेगा इस बात के लिए कि हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्री, जो 2 टर्म से उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, आए और उन्होंने हमारे सभी बातों का उत्तर दिया, और वो हमारे साथ जुड़े। और मैं समझता हूं कि ये चीज सुनील अग्रवाल जी, आप हमेशा इसको कुछ समय बाद चलाते रहेंगे, और हम लोग प्रयास करें कि विभिन्न दूसरे मंत्री या जो सामाजिक क्षेत्र में भारत में काम कर रहे हैं, वो आप लोगों के साथ इसी तरह संवाद को बनाए रखेंगे। शुभो जी, आपको कुछ कहना है? हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष शुभो जी, 2 शब्द। नहीं, डेफिनेटली धन्यवाद मंत्री जी का और अशोक जी का हमारे साथ जुड़े और ये कार्यक्रम हो पाया, आपके लिए बहुत ही धन्यवाद इसके लिए, थैंक यू अ लॉट। एक क्वेश्चन था, एक हमारा जो वेब मास्टर है अजय, उसको एक क्वेश्चन पूछना था, अगर मंत्री जी आपके पास 2 मिनट हो तो।
जी जी बताएं। अजय। सो मेरा जो सवाल था, प्रश्न था, मंत्री जी नमस्ते, मैं अजय कुमार, विवेकानंद जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि कर्मभूमि बंगाल की धरती से आता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। तो मेरा जो प्रश्न था वो रुद्र जी ने ऑलरेडी पूछ लिए हैं। तो मेरा और एक सवाल जो था वो बंगाल को लेके, कि बंगाल में अगले साल इलेक्शन है, और आपको स्ट्रेटेजी नहीं बतानी है, पर आपका मतलब क्या मत है इलेक्शन के बारे में, क्या हम जीत पाएंगे? देखिए, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के रूप में हम सबके सामने एक्सपोज हुई, और जैसा महिलाओं के हाथों से वहां पे घटनाएं हुई हैं, और उन्हें संरक्षण देने का काम उनकी सरकार ने उन अपराधियों करने का काम किया। तो एक बड़ा संदेश पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के अंदर है कि ममता जी अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए किसी भी नीचे से नीचे किसी काम पे जा सकते। तो जनता में बेहद नाराजगी है, हमारा काम भी चल रहा है, हम अवेयर हैं। और दिल्ली जब हमने जीता तो उसी दिन उसी के साथ पश्चिम बंगाल को भी जीतने का ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम जीतेंगे, ये भरोसे के साथ हमको तैयारी करें। धन्यवाद। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बंगाल में उल्टा है, सेफ रहेंगे तो एक रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक बात। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल स्पष्ट है, उनका कोई कॉम्प्रोमाइज किसी को ऑब्लाइज करने के लिए करते नहीं है, हर चीज स्पष्ट है। जब बोलते हैं तो लोगों को मजा आता है, वही बात, मजा आ गया। तो चीजें एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। श्री राजनाथ सिंह जी, श्री अमित शाह जी घोषणा कर चुके हैं कि पीओके भारत का हिस्सा है, हम उसको लेकर के रहेंगे। ये संदेश पूरी दुनिया को दे चुके हैं। इसके अलावा भी एनआरसी, सीए, ये को लागू करना है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज भारत का होने वाला नहीं। ये बहुत जल्दी लागू हो जाएगा, हमको इस बात का भरोसा है। ये जो आपका ये जो वक्फ बिल है, वक्फ बोर्ड, इसको में बिल आना है, वो भी आना है, उसको रोक नहीं सकता। 3 तलाक हम लाए तो हम लाए हैं, उसको रोक नहीं सकता। तो चीजें स्पष्ट है, बड़ी लड़ाई है, आप भरोसा भी रखिए और सपोर्ट भी करिए, हम और मजबूत होंगे। आप भारत आइए सबको लेकर के, जब भारत में आएंगे तो हमको भी आपके दर्शन करेंगे। Sunil ji and Mantri ji, just one last question. So this is from Shashank from Hyderabad. ये पूछ रहे कि is this necessary to have a Hindi as a third language in the south of Bharat? भारत में हिंदी साउथ पार्ट में हिंदी थर्ड लैंग्वेज होना जरूरी है, और क्यों? नहीं, ये देखो, हिंदी जैसे इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, पर हिंदी क्या है कि हिंदी को समझने वाले हिंदुस्तान के अंदर 80% लोग, वो थोड़ा कम, वो थोड़ा ज्यादा। किसी की लैंग्वेज अच्छी नहीं है, लेकिन हिंदी को समझते सब लोग। तो हिंदी एक बड़े प्रदेश के अंदर, खासतौर उत्तर भारत के अंदर बोली जाती है, समझी जाती है, लिखी जाती है। और इसलिए मुझको लगता है कि हिंदी अगर साउथ के अंदर भी एक थर्ड लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट होती है, बनती है, करती है, तो उसमें सभी का सम्मान बढ़ेगा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बननी चाहिए, मैं तो बात को मानने वाला हूँ। राष्ट्रभाषा हिंदी बने, चूंकि हम हिंदी भाषी देश हैं, हिंदी हमारी संस्कृति है, हमारे जितने वेद हैं, साहित्य हैं, पुराण हैं, श्रीमद् भागवत है, रामचरितमानस है, वो सब हिंदी। उसे जो साइड की लैंग्वेज है, जैसे जो हमारी अवधि है, तो रामचरितमानस हमारी अवधि के अंदर है, तो हिंदी उसकी बेस है, बल्कि कहिए कि संस्कृत उसका बेस है। तो संस्कृत के जैसे भाषाएं निकली हैं, तो हम उसको चाहते हैं कि वो चीजें बढ़े। देखो, भाषा लड़ाई का आधार नहीं होनी चाहिए। अगर हम लड़ाई के आधार पर भाषा का निर्णय करेंगे तो लड़ाइयाँ होंगी, पर भाषा अगर हम सीखने के आधार पर, जानने के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर अगर हम उसको मानेंगे, सम्मान करेंगे, यानी सब भाषा को सम्मान करें और हिंदी का सम्मान हो जाए। Thank you so much. Thank you everyone for joining. I would like to request Sunil ji, please can we, if we don't have any more questions from our team, अगर हम can we do the बहुत 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 धन्यवाद मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतनी ज्ञानवर्धक वार्तालाप हुई है। मैं आपको अंत में एक बार और अपने हृदय से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं,
और आशा है भविष्य में भी आप हमें कभी टाइम देंगे। और अपने सभी दर्शकों को भी नमस्कार। बालियान साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार अग्रवाल। ऐड करना था उत्तर प्रदेश की ओर से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आप सबको आमंत्रण भी है और आपको नमस्कार। थैंक यू।